वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मोदी ट्री। दोस्तों, आज हम ब्रज असाइनमेंट में हिंदी सेकंड लैंग्वेज का पहले पेपर का सेक्शन सी देखने वाले हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है जो एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस बुक में से लिया जाता है, जो आपकी एक्स्ट्रा बुक है जिसको आप कभी पढ़ते नहीं हो। ओके, सो मैं आपका ट्रांसलेशन पहले बता दूं। तो ट्रांसलेशन बताने से पहले आप पहले प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? When did लाटू catch with them? यानी लाटू उन्हें कब मिला? Why did लाटू hold the rope with one hand? लाटू ने रस्सी को एक हाथ से क्यों पकड़ा? What did लाटू notice? लाटू ने क्या नोटिस किया? ये प्रश्न है। तो मैं जैसा कि आपको कहा है कि कंप्रीहेंशन में सबसे पहले प्रश्न पढ़िए तो आपको मालूम पड़ता है कि वेयर यू हैव टू स्टॉप, कि आपको रुकना कहाँ है। बराबर। सो Latu was following us and caught up with us when we rested below the south summit. तो राटू हमको फॉलो कर रहा था और वो हमें कहाँ मिला? जब हम साउथ समिट, समिट का मतलब होता है शिखर, शिखर पर आराम कर रहे थे। तो यहाँ हमको पहला प्रश्न मिला कि लाटू उनको कहाँ मिला था? आफ्टर ड्रिंकिंग सम टी वी मूव्ड ऑन। कुछ चाय पीने के बाद हम चले। लाटू हैड ब्रॉट अ नायलॉन लॉक। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। So Angdorji and I robbed a while Latu walked in the middle, holding the rope with one hand more for balance than security. फिर एंगदोरजी और मैंने रस्सी को पकड़ा था और लाटू बीच में चल रहा था, रस्सी को एक हाथ से पकड़े हुए, और उसका कारण था संतुलन बनाए रखना। सिक्योरिटी के बदले संतुलन बनाए रखना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लाटू नोटिस that I had been climbing with oxygen at about 2.5 liters per minute against the normal for these heights. लाटू ने नोटिस किया कि मैं खाली 2.5 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा था, जबकि मुझे उस कंडीशन में 4 लीटर ऑक्सीजन का उपयोग करना था। तो आपका एक प्रश्न ये था कि लाटू ने क्या नोटिस किया, तो यहाँ से मिल जाएगा। आफ्टर ही इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो ऑन माई रेगुलेटर, फिर उसने मेरे रेगुलेटर पर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया। I found even the steeper stretches comparatively easy. तो मेरे लिए जो सीधी चढ़ाइयाँ थी वो भी काफ़ी आसान हो गई। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। When did लाटू catch him? अब देखिए did आया यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में ही आंसर देंगे। तो आपका जो क्रिया है उसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा caught। तो लाटू caught up with them when they rested below the south summit after drinking some tea. कुछ चाय पीने के, आप यहां तक लिख दोगे इट इज ऑल्सो राइट। तो लाटू कॉट अप विद देम व्हेन दे रेस्टेड बिलो द साउथ समिट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डिड लाटू होल्ड द रोप विथ वन हैंड? लाटू ने एक हाथ से रस्सी क्यों पकड़ा? तो डिड आया ने सिंपल पास्ट टेंस, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म आएगा। होल्ड का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्ड। तो लाटू हेल्ड द रोप विथ वन हैंड मोर फॉर बैलेंस देन फॉर सिक्योरिटी। संतुलन बनाए रखने के लिए उसने उसको रस्सी को पकड़ा था। वॉट डिड लाटू नोटिस? लाटू ने क्या नोटिस किया? तो द लाटू नोटिस दैट द स्पीकर, स्पीकर अथवा नैरेटर हैड बीन क्लाइंबिंग विथ ऑक्सीजन अबाउट 2.5 liters per minute अगेंस्ट द नॉर्मल फॉर दीज हाइट्स। अब यहां तक लिख दो, इट्स इनफ। अब इसके आगे उसमें ऐड किया है एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो ऑफ द स्पीकर्स रेगुलेटर। ये आप ना लिखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ है हमारा। सून आफ्टर दिस द टीम ऑफ इल नेचर मैन वॉज इन द सेम प्लाइट। सेम प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। तो जो हमारा खराब स्वभाव वाला जो व्यक्ति था उसकी टीम भी इसी दुर्दशा में फंस गई। That his neighbors had been in, जिसमें उसके पड़ोसी की टीम फंसी थी। मिस्टर ग्रीन saw it, मिस्टर ग्रीन ने उसे देखा। He ran for his oxen and chains and set off to the bog. bog का मतलब होता है दलदल। उसने अपने ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन, बैल, और चैन ली और दलदल की ओर गया। He spoke kindly, offered his help and began to render it. उसने बड़ी दया से उससे बात की, मदद की और मदद करने लगा। But what did he receive in reply? लेकिन बदले में उसे क्या मिला? Why a fierce look, एक गुस्से वाला लुक, and angry words, I don't want your help, take your oxen away, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अपने बैल ले जाओ।
मिस्टर ग्रीन हेल्प्ड हिम, मिस्टर ग्रीन ने उसकी मदद की। पुल्ड द ऑक्शन एंड द मैन एंड सून ऑल वाज सेट स्ट्रेट अगेन, उसने उसके बैल और उसे बाहर निकाला, सब चीजें सीधी व्यवस्थित हो गई। दैट नाइट ही हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, उस दिन जो इल नेचर फार्मर था उसको बहुत विचित्र फीलिंग हुई। ही सेड टू हिज वाइफ, पैग फार्मर ग्रीन हैज किल्ड मी, उसने अपनी वाइफ से कहा कि पैग फार्मर ग्रीन ने मुझे मार दिया है। तो ये स्टोरी मैं आपको बता दूं, तो जो इसमें जो इल नेचर फार्मर है उससे पूरा गांव कंटाल गया होता है। गांव के जो प्राणी, पक्षी, बिल्ली, मुर्गे सब उससे डरते थे, उसका व्यवहार इतना गंदा था। फिर गांव में आता है एक किसान जिसका नाम होता है मिस्टर ग्रीन, उसको ही बताया जाता है कि भाई आपका जो पड़ोसी है बड़ा ही विचित्र आदमी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वो जब मुझसे बुरा व्यवहार करेगा मैं उसे मार डालूंगा। अब ये बात उस इल नेचर फार्मर को मालूम पड़ी तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। तो जो मिस्टर ग्रीन था उसने कई बार अपने जो पड़ोसी था उससे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। उसने उसके घर पे नाशपाती भेजी पर उसने उसको स्वीकार नहीं किया। फिर एक बार ये जो खराब व्यवहार जो मिस्टर ग्रीन थे उनकी जो बैलगाड़ी थी कि दलदल में फंस गई। उसने उस बुरे स्वभाव वाले किसान से रिक्वेस्ट की, वहाँ से गुजर रहा था लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। फिर दोबारा क्या हुआ कि जो बुरे नेचर वाला जो किसान था उसकी बैलगाड़ी फंस गई, तो हमारे मिस्टर ग्रीन ने उसकी बैलगाड़ी को बाहर निकाला और उसके बाद जो बुरे स्वभाव वाला किसान था उसे अपनी गलती का, अपने बुरे व्यवहार का पश्चाताप हुआ। तो दिस इज हाउ टू किल बाय काइंडनेस, इसीलिए वो कहता है कि उसने मुझे मार दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो नाउ क्वेश्चन आंसर्स। What help was offered to the farmer in his plight by Mr. Green? तो in his plight Mr. Green offered the farmer his oxen and chains. उसने क्या उसे ऑफर किया? His oxen and chains to take out his oxen and his men that were stuck in the bog. To take out his उसके आदमी और जो बैल थे उनको दलदल में से बाहर निकालने में मदद की। What did Mr. Green receive in reply? Mr. Green को क्या मिला? तो in his reply Mr. Green received a fierce look and angry words from the farmer. उसने उसे गुस्से देखा और विचित्र शब्द उससे कहे। अब ये सलीम अली का पैराग्राफ है। अब इसमें आपको समरी लिखनी है। तो समरी में दोस्तों मैं बताऊं, समरी में आपको क्या होता है कि आपको जो पैराग्राफ है उसको 1/3 करके लिखना होता है। तो उसमें आप पहले जैसे 3-4 वाक्यों को जोड़ दीजिए, उसमें से आपको कोई वाक्य आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट तो इसको रिमूव कीजिए। इस तरह से मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बता दूं। इट वॉज हिज सिंसियरिटी दैट वॉन हिम मैनी अवार्ड्स। सॉरी अभी हम लोग थोड़ा आगे निकल आए। Says Salim Ali, it is seldom one gets an opportunity in life to do what he wants to do. सलीम अली कहते हैं कि शायद ही किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर मिलता है कि जब वो अपने मनपसंद काम को कर सके। आई थिंक द बेस्ट रिजल्ट आर दोज व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वर्थ वाइल विच यू एंजॉय डूइंग विदाउट द मोटिवेशन ऑफ मटीरियल रिवॉर्ड। तो मिस्टर सलीम अली कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब आप अपने मनपसंद का काम करते हो, वो भी बिना किसी मोटिवेशन या रिवॉर्ड के। तो जो सलीम अली थे ही वॉज अ बर्ड वॉचर, और जब उन्होंने पूरे बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी BNHS इसमें उनको जॉब मिली थी, तो शुरुआत में उनके पास डिग्री नहीं थी तो BNHS ने उन्हें निकाल दिया। फिर वो डिग्री लेकर के आए, तब उनके पास कहा कि भाई हमारे पास अब पोस्ट नहीं है, तो उन्होंने मुफ्त में यहाँ पे काम किया था। ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। तो अब ये जो पैराग्राफ है इसको हम शॉर्ट में के लिए से लिखेंगे। तो यहाँ सलीम अली ये बता रहे हैं कि भाई व्यक्ति अगर अपने मनपसंद काम को करता है तो इट इज ग्रेट। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सलीम अली इट इज ग्रेट टू डू अ वर्क ऑफ वंस चॉइस, यानी व्यक्ति अपने मनपसंद काम को करे, ये सबसे ग्रेट रिवॉर्ड होता है। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ इसमें सिमट के आ गया है। आई कैन इट वॉज हिज सिंसियरिटी दैट वॉट हिम मैनी अवार्ड्स मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द पद्मश्री एंड पद्म विभूषण। तो लिखेंगे ही वॉन अवार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
उन्हें दुनिया भर से इनाम मिले। इसमें लिख दो इंक्लूडिंग पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। आए ख्याल? इस तरह से आपने देखिए हर चीज को आपको छोटा छोटा करके लिखना है। समरी जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आप लिखो, जरूरी नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। बराबर? अब है रीड द क्लिपिंग द न्यूज क्लिपिंग एंड आंसर द क्वेश्चन। डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण, या आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ लीजिए, क्या है? व्हाट वॉज डीमोनेटाइजेशन अल्टीमेटली लेड टू, यानी डीमोनेटाइजेशन का अंत में हमें किस ओर ले गया? व्हेन वॉज इट फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, इसको इंडिया में सबसे पहले कब लागू किया गया? व्हाट आर द इफेक्ट्स एवर सिंस द पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट, तो जब से इस पॉलिसी को लागू किया गया तब से उसके क्या प्रभाव थे? और अगला प्रश्न है हाउ हैज द ऑपोजिशन स्लैम द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन का होता मतलब विरोधी पार्टियां, उन्होंने गवर्नमेंट को किस तरह से स्लैम किया? व्हाट इज द मूड ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड एट, यानी जो डीमोनेटाइजेशन उसका लक्ष्य क्या था? बराबर? तो अब हम ये पढ़ते हैं पैराग्राफ। तो डीमोनेटाइजेशन ये मोदी जी ने किया था जब 500 और 1000 रुपए की नोट जो थी उसको रातों रात इलीगल टेंडर बना दिया गया था, इनवैलिड टेंडर। तो in a surprise move, the central government has demonetized rupees 500 and 1000 currency notes. एक आश्चर्यजनक मूव में गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट बंद कर दिए। द मूव इज एम्ड एट फाइटिंग ब्लैक मनी। तो इसका एम क्या है? फाइटिंग ब्लैक मनी। देखिए एक प्रश्न आपको मिल गया। एवर सिंस द पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट पीपल हैव क्यूड अप outside ATM and banks to withdraw not or exchange old currencies। और जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है तब से लोगों ने ATM और बैंक के बाहर क्यू यानी लाइनें लगाई हैं। काय के लिए भाई? नोटों को बदलने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। द ऑपोजिशन हैज स्लैम्ड द गवर्नमेंट विद तृणमूल ममता बनर्जी कॉलिंग फॉर ए रोल बैक। अब ये बताया था कि ऑपोजिशन ने कैसे स्लैम किया, तो उसमें ये लिख देंगे कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई आप इसको वापस ले लीजिए। डिमोनेटाइजेशन हैज लेड टू अ लॉक जाम इन पार्लियामेंट। डिमोनेटाइजेशन से लॉक जाम आ गया है पार्लियामेंट में। डिमोनेटाइजेशन इज अ रेडिकल मॉनिटरी स्टेप इन विच अ करेंसी इन इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इज डिक्लेयर इनवैलिड। तो डिमोनेटाइजेशन में जो करेंसी है, जो लीगल टेंडर यानी नोट, उसको इनवैलिड बना दिया जाता है। दिस इज यूजुअली डन व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ नेशनल करेंसी रिप्लेसिंग द ओल्ड यूनिट विद अ न्यू वन। ये कब होता है? जब नेशनल करेंसी को रिप्लेस किया जाता है, पुरानी करेंसी को हटा करके कभी नई करेंसी लाई जाती है। इन इंडिया इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन 1946। ये भी आपका प्रश्न था कि भारत में डिमोनेटाइजेशन कब आया था? तो इन 1946 when Reserve Bank of India demonetized the then calculated rupees 1000। तब भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1000 रुपए के नोट को बैन किया था। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए थे बीच में, अब मैं आपको इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से बता दूं। व्हाट हैज डिमोनेटाइजेशन अल्टीमेटली लेड टू? तो डिमोनेटाइजेशन अल्टीमेटली लेड टू लॉक जाम। When was it first implemented in India? तो in 1946। तो it was first implemented in India in 1946। What are the effects ever since the policy came into effect? तो जब से पॉलिसी लागू हुई तो क्या प्रभाव हुआ है भाई? तो people have queued up outside ATMs and banks to withdraw notes or exchange old currency। तो लोगों ने ATM और बैंक के बाहर लाइन लगाई है अपने जो पुरानी करेंसी है उसको बदलने के लिए या फिर पैसों को विड्रॉ करने के लिए। हाउ हैज द ऑपोजिशन स्लैम द गवर्नमेंट? तो ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट को किस तरह से स्लैम किया है? द ऑपोजिशन हैज स्लैम द गवर्नमेंट विथ तृणमूल ममता बनर्जी इज कॉलिंग फॉर ए रोल बैक। व्हाट इज द मूव ऑफ डिमोनेटाइजेशन एम्ड एट?
जो डिमोनिटाइजेशन है इसका लक्ष्य क्या था? तो द मूव ऑफ डिमोनिटाइजेशन इज एम्ड एट फाइटिंग ब्लैक मनी। इसका उद्देश्य था काले धन से लड़ना। ओके, तो सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए, उसके बाद आप पैराग्राफ में से आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। हाँ, रीड द पोयम, ये पोयम पढ़ के आपको उत्तर लिखने हैं। इन अदर डेज आई यूज टू बी ए पोएट थ्रू, बीते हुए दिनों में मैं एक क्या था? पोएट। थ्रू हुज पेन इनअमरेबल सॉन्ग्स वुड कम, जिसके पेन से अनंत, इनअमरेबल यानी इनफाइनाइट, अनंत गीत लिखे जाते थे। टू विन द हार्ट्स ऑफ मैन, लोगों के दिलों को जीतने के लिए। बट नाउ थ्रू न्यू गॉट नॉलेज विच आई हैड नॉट हैड टू सो लॉन्ग, आई हैव सीज्ड टू बी ए पोएट। लेकिन अब जो मुझे ज्ञान मिला है उससे मैं अब कवि नहीं रहा हूँ। एंड हैव लर्नड टू बी द सॉन्ग, अब मैं कवि नहीं रहा, अब मैं खुद एक गीत बन गया हूँ। तो क्वेश्चन इज, इन अदर डेज व्हाट वुड कम थ्रू पोएट्स पेन, बीते दिनों में कवि के पेन से क्या बाहर आता था? इन अदर डेज इनअमरेबल सॉन्ग्स वुड कम आउट ऑफ पोएट्स पेन। व्हाई हैज द पोएट सीज्ड टू बी ए पोएट, तो कवि ने अब कवि क्यों नहीं रहा वो? द पोएट हैज सीज्ड टू बी ए पोएट बिकॉज ही हैज गॉट न्यू नॉलेज, क्योंकि उससे नया ज्ञान प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट राइट द पोएम, पोएम जो कवि था, कविता क्यों लिखता था? टू विन द हार्ट ऑफ मैन, लोगों के दिलों को जीतने के लिए। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, याद रखो कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन। तो हर कपड़े के नीचे एक ही तरह के लोग हैं, बराबर, एक ही तरह की धड़कन है सबकी। हमारे जो हमारी जैसी भूमि पर ही हमारे जो भाई लोग हैं वो चलते हैं, यानी हमारे जैसे ही देश में वो लोग रहते हैं। ये वसुदैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाने वाली कविता है। इन अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी हमारी तरह इसी भूमि पर रहे, उसी भूमि में वो समा जाएंगे, उनको भी उसी सूर्य का प्रकाश मिलता है, वो भी उसी पानी को पीते हैं। आर फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग सॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। व्हाट डज द पोएट वांट टू अस टू रिमेंबर, कवि हमको क्या याद रखने को कहता है? द पोएट वांट अस टू रिमेंबर दैट वी आर ऑल ब्रदर्स एंड नॉट स्ट्रेंजर्स, हम सभी भाई हैं, हम एक दूसरे के लिए अनजान नहीं है। What do we live on? What are we all aware of? So we all live on the same earth and we are all aware of the same sun and the same air and same water. और हम सभी को वही सूर्य, वही हवा और वही पानी का ज्ञान है। What are the common things for people all over the world? पूरी दुनिया में लोगों के लिए कौन सी चीज कॉमन है? तो people all over the world need sun, air, water and food commonly. सभी को समान सूर्य प्रकाश चाहिए, सभी को हवा चाहिए, सभी को पानी चाहिए, सभी को भोजन चाहिए। तो ये थी कविता जिसमें वसुदैव कुटुंबकम का भाव दर्शाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेक्शन सी पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।